नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य मौर्योत्तर युग देखेंगे। इसकी समयावधि है 200 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी तक। इससे पहले मैं इसके साथ वीडियो डाल चुका हूँ प्राचीन मध्य प्रदेश के। अगर आप उनको देखेंगे तो ये वाला वीडियो आप बेहतर समझ पाएंगे। उसको देखने के लिए आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की मौर्योत्तर स्थिति कैसी थी। मौर्योत्तर युग में यहाँ क्या इसके भूभाग में परिवर्तन आया है ना। इसमें कहाँ इस क्या कौन सा स्तूप बना, क्या यहाँ प्रगति हुई, कुल मिला के वो हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह युग जो है नगरी युग माना जाता है। मौर्यों के समय अनेक नगर विकसित हुए। इनमें एरण, महिष्मती, विदिशा, अवंती एवं पद्मावती प्रमुख थे, जो इस काल तक विद्यमान थे और आगे भी, यहाँ तक कि आज भी इनकी प्रसिद्धि देखी जा सकती है, आज भी, है ना। इस समय के आहत सिक्के पंचमार्ग हमें उपलब्ध हुए हैं। इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख हैं। इसी समय के मौर्योत्तर युग के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा योगदान था मौर्योत्तर युग में, वो शुंग काल का था। शुंग वंश जो था ना, उसका यहाँ प्रभुत्व देखा जा सकता है। कालिदास ने भी अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में इसका वर्णन किया है ना। चलिए अपन लोग देखते हैं शुंग वंश से संबंधित जो इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में। शुंग मूलतः उज्जैन के थे। इनका इतिहास माना जाता है 187 से 75 ईसा पूर्व माना जाता है शुंगों का, है ना। उसी दौरान मध्य प्रदेश में इनका भी शासन रहता है। तो देखते हैं अपन लोग। ये मूलतः उज्जैन के निवासी थे और यहाँ मौर्यों की सेवा में रहते थे। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने मगध पर राज किया। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके की थी। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके। ये जब अशोक भी, अब अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अशोक यहाँ का विदिशा का राज्यपाल रहता है ना, अवंती का। तो ये सब क्षेत्र उसी में आता था। तो उस समय ये इनके सानिध्य में रहते हैं, उसी समय से इनका संपर्क होता है मौर्यों से, है ना। और फिर बाद में ये इस राज्य का स्थापना भी करते हैं, है ना। चलिए पुष्यमित्र के बारे में कुछ अपन देख लेते हैं, इनके वंश के बारे में। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था, है ना। इनकी सबकी जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोगों को? स्रोत्र क्या है? मुख्य स्रोत्र है कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक, है ना। मालविका के साथ उसके प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर कालिदास ने अपनी पहली रचना मालविकाग्निमित्रम लिखी। इसमें ये जो मालविकाग्निमित्रम में ये जो अग्निमित्र है ना, ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। उसी को इसमें नाटक में नायक बनाया गया है, कालिदास द्वारा उसी को नायक बनाया गया है। तो ये इन्हीं के दोनों के प्रेम प्रसंग की कहा जाता है कि वर्णन है इसमें, है ना। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के यज्ञसेन को पराजित किया था। इससे जानकारी मिलती है कि ये अग्निमित्र जो है, ये विदर्भ के यज्ञसेन को पराजित किया था। ये एक लंबी कहानी है। जब वहाँ मौर्यों का पतन हो जाता है तो फिर यहाँ संघर्ष होता है।
तो वहाँ दो उसके राज दरबार में मंत्री रहते हैं, तो एक यज्ञसेन से संबंधित भी रहता है, उसका पिता रहता है, तो ये अपने पुत्र को इधर विदर्भ में भेज देता है यज्ञसेन को। तो फिर वो उसको पता चलता है पुष्यमित्र शुंग को, तो पुष्यमित्र शुंग अपने लड़के को, इसको अग्निमित्र को भेजता है। तो यहाँ विदर्भ यज्ञसेन को फिर वो आता है तो पराजित करता है। इसकी लंबी कहानी ये फिर इंडियन हिस्ट्री का विषय हो जाएगा, है ना, भारतीय इतिहास में ये विस्तृत चर्चा अपन करेंगे जब पढ़ेंगे। तो इसी से जानकारी मिलती है ना। पराजित किया था किसने? अग्निमित्र ने यज्ञसेन को। ये विदर्भ का राजा बनता है यज्ञसेन। इसके अर्थात ये माल इसके भाग अग्निमित्र के या भागवत के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। ये बुकों में अलग अलग मिलता है, लेकिन ये ज़्यादातर लोग मानते हैं भागवत, है ना, जो आठवां राजा था उसका, शुंग वंश का। इसके राज दरबार में आया था यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, जिसने विदिशा वेश नगर में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ बनवाया था, जिसको खाम बाबा के नाम से या खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है लोकल भाषा में। वर्तमान में इसी नाम से जानते हैं लोग। यह ब्राह्मी लिपि का था, है ना। और इसमें परम भागवत धर्म का अनुयायी घोषित किया गया था। हेलियोडोरस ने अपने आप को परम भागवत वंश का अनुयायी घोषित किया था। अग्निमित्र के समय सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल जंगला निर्मित किया गया था। बाहर की जो मरम्मत है इसने करवाया था, है ना, अग्निमित्र ने। अब हम लोग थोड़ा हेलियोडोरस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान था भागवत धर्म को लेकर। यह प्राचीन मध्य प्रदेश, यह प्राचीन भारत का यूनानी राजनयिक या राजदूत था। यह शुंग राजा का काशीपुत्र भागवत के राज दरबार में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकिड्स लगभग 130 से 40 ईसा पूर्व का दूत बनकर विदिशा आया था। ये तक्ष एंटियालकिड्स का दूत बनकर आया था। हेलियोडोरस दिया या दियोन का पुत्र और तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस का वेशनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य है। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में वैष्णव मत तथा वैष्णव धर्म का यहाँ प्रचलन था, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और शुंगकालीन, है ना। अब हम लोग देखते हैं भरहुत के बारे में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक पुरास्थल है। यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके मूल स्थान का निर्माण इसके मूल स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, जो कि 3री ईसा पूर्व समय का माना जाता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगों के द्वारा इसे बड़ा रूप दिया गया। इसीलिए हम लोगों को कहीं अशोक के कालीन भी इसको माना जाता है और शुंगों के कालीन भी माना जाता है ना। तो यही कारण है कि उसका शुरुआत तो अशोक ने की थी। मुख्य जो स्तूप था मूल उसको निर्माण कराया था, फिर उसका आगे कुछ और उसमें पुनरुद्धार कराया, उसको और बड़ा करा दिया। तो शुंगों का भी उसमें हाथ था, खासकर पुष्यमित्र शुंग का। इसकी खोज भारतीय पुरातत्व के जनक एलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1873 ईस्वी में की थी। ये सन अलग अलग मिल सकते हैं, कहीं 73 कहीं 74 मिल जाते हैं, है ना, उसमें अपने को डाउट नहीं होना है। इतिहासकारों में पुरातत्वविदों का मानना है कि जिस स्थान से स्तूप स्थित है, जिस स्थान में यह स्तूप स्थित है, वह उस युग के प्रमुख राजमार्ग
का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो राजमार्ग था, तो जिसे विदिशा, बेसनगर यहाँ से, और अवंती, यह इनका केंद्र रहता था राजाओं का। तो ये यहाँ से, और बिहार में जो स्थित है अपना पाटलिपुत्र, ये दोनों जब यहाँ से रास्ता था, तो यही इस सतना के भरहुत के आसपास से जाता था, इसीलिए वहाँ पे ये निर्माण करवाया गया था, है ना। ये कुछ इतिहासकारों का मानना है, और सही भी है ये। कनिंघम ने जब सन 1873 में इसकी खोज की थी, तब ये लगभग नष्ट प्राय अवस्था में था। वो लगभग 10/6 का भूखंड बचा था वहाँ पे। यहाँ के कटघरे और प्रवेश द्वार आसपास के कई गांवों में भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय ऐसा देखने को मिला था कि लोग वहाँ से उत्खनन करा करा के अपने घर ले गए थे। यहाँ वेदिका स्तूप के आसपास पत्थरों से बनी मुंडेर और कटघरे के सिर्फ 3 खंभे बचे थे। साथ ही पूर्वी तोरण का एक खंभा भी शेष बचा था। इतनी चीज़ें यहाँ बची थी, बाकी सब नष्ट हो गई थी। और ये जो उत्खनन कराया गया था, उसको फिर अपने भारतीय पुरातत्व का मुख्यालय जो कलकत्ता में स्थित है, वहाँ पर रखा गया है, और प्रयागराज में कुछ उसके अवशेष रखे गए हैं। वर्तमान में ये पूरा स्थल या स्तूप का जो स्थान है, वो बिल्कुल नष्ट प्राय हो गया। वहाँ देखने से पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कभी भरहुत स्तूप था। तो मित्रों, ये अपना मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग मौर्योत्तर काल देख लिए। अब इसके आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग काल के बाद की स्थिति, है ना, क्या कहाँ परिवर्तन आए अपने मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल। धन्यवाद।